वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से हम खाली जीएस ही पढ़ रहे हैं। जीएस में भी अभी हम दो ही टॉपिक उठा पा रहे हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। सो वी आर प्लानिंग कि अब इसको हम और आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट आपको इंक्लूड करने की कोशिश करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा अबाउट प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द को बहुत ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज मैंने कहा है, लिटरेचर नहीं कहा। दोनों में डिफरेंस आपको पता होगा, लिटरेचर और लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम लैंग्वेज के बारे में ही बात करेंगे। एंड दिस विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली गवर्नमेंट सेक्टर, इट विल बी फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट एंड पब्लिक बोथ। ना गवर्नमेंट का मतलब होता है जिसमें ऑलमोस्ट जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी बात हम करते हैं, जिसमें मेनली आपका एसएससी और ओटीए लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए सीडीएस भी हो जाता है। और इसके अलावा जितने भी फॉर्म्स आते हैं यूपीएससी के भी जो फॉर्म्स आते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, कई बार स्टेट गवर्नमेंट में भी आ जाता है। और पीएसयूज में जो हम बात करेंगे, पीएसयूज में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं उसमें जो हमारी महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास में जितने भी बैंक्स होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ये पीएसयूज में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आ जाते हैं। तो बैंक्स का और गवर्नमेंट का जो थोड़ा थोड़ा सिलेबस है, कुछ चीज़ें तो कॉमन ही होती हैं बट कई चीज़ें इनमें डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। तो आज इन टॉपिक्स को हम देखेंगे कि किस तरह से इनको तैयारी करनी है, कैसे हम एक ही तैयारी को अपना के दोनों जगह अपना बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे बैंकिंग में जो टॉप बैंक हैं, जैसे नाबार्ड है और आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अलग होती है। इनके लिए इकोनॉमिक्स भी आपको करना पड़ता है और ये अच्छा रहता है अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो पूरी तरीके से कॉमर्स वाला बैकग्राउंड हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। पीएसयूज में जो इंग्लिश होती है उसमें ज़्यादातर कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस किया जाता है। एंड बैंकिंग में जो गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, इसमें एक बैलेंस रहता है। बैलेंस का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंशन भी रहेगा बट साथ साथ ग्रामर भी रहेगी और वोकैबुलरी भी रहेगी। तो यहाँ पे वोकैबुलरी जो होती है वो थोड़ा सा मतलब आप कर सकते हैं, इजीली रहता है। यहाँ पे वोकैबुलरी आप तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, या डेली आप द हिंदू न्यूज़पेपर या इस तरह की चीज़ें जो एक स्टैंडर्ड ऑफ यू कैन से क्वालिटी, इफ यू विल मेंटेन अ क्वालिटी, if the input you are giving to yourself is of good quality, then only you will be able to do all these things. Otherwise इसमें क्या होता है, कई तरह की प्रॉब्लम जो होती है सामने बच्चों की आती है। एक बड़ा जो प्रॉब्लम बच्चों की होती है वो क्या होता है कि जो हिंदी मीडियम से रहते हैं बच्चे, आप में से भी कुछ बच्चे होंगे हिंदी मीडियम वाले, हैं आप में से कुछ बच्चे? तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या होते हैं, ग्रामर तो उनको बड़े अच्छे से करा देते हैं, तो ग्रामर में उनकी गलतियां होना बहुत मुश्किल है। जो बच्चे तेजी से इंग्लिश बोलते हैं, कॉन्वेंट एजुकेटेड होते हैं, वो उनकी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक को निकाल देते हैं। बट जहाँ पे बात आती है वोकैबुलरी की, है ना, और उसके अलावा रीडिंग की, यहाँ पे हमारे जो बच्चे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं या थोड़ा हिंदी बैकग्राउंड ज़्यादा रहता है जिनका, उनको दिक्कत आती है। हिंदी बैकग्राउंड होना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज आप देखेंगे जो स्पेल बी करके कॉम्पिटिशन होता है, फॉरेन में होता है स्पेल बी, जिसमें इंग्लिश स्पेलिंग का देखते हैं कि सबसे अच्छी स्पेलिंग किसको बच्चे को याद रहती है, उसमें भी इंडिया के बच्चे जो है मेडल लेके आ रहे हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो चीज़ भी आराम से हो जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है कि हम लोगों को सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है कि हमको एक एनवायरनमेंट देना पड़ता है अपने बच्चों को। ठीक है, क्या देना पड़ता है हम लोगों को, एक एनवायरनमेंट देना पड़ता है, और उस एनवायरनमेंट को देना ही सबसे ज़रूरी है। एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है, वो कैसे आप दे पाएंगे, क्या क्या करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक वो ट्रेडिशनल तो मैं आपको बोलूंगा ही, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या होता है, बच्चों को बुक्स रीडिंग करना मुश्किल लगता है, पर इंटरनेट पे आप देखेंगे तो बच्चे आराम से रीडिंग कर लेते हैं। नहीं होता, हमें कोई मैसेज करते हैं जिसमें हमारी बहुत तारीफ होती है तो हम उसे पूरा ध्यान से पढ़ लेते हैं, एक एक वर्ड को हम ढूंढ लेते हैं उसमें। बट अदरवाइज रीडिंग करना हमें दिक्कत होती है, क्योंकि देखो बेटा, लैंग्वेज जो होती है ना वो पूरी तरीके से आपकी नॉलेज पे बेस होती है। ठीक है, दीज टू थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट। अगर ये कम है तो ये भी कम होगा, सीधी सी बात है, और वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, ये सप्लीमेंट्री है, कम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को पूरा करते हैं, ये पूरक है एक दूसरे के। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए आपको कोई लेटर राइट करने के लिए आ गया, तो जब आपको उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है, ये कोई ऐसे आ गया, आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो आप किस तरीके से उस चीज़ को आप एक्सपेक्ट करेंगे, किस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, ये चीज़ें मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमें क्लियरली देखना पड़ेगा कि इवन इफ यू आर गोइंग फॉर गवर्नमेंट, तो एक तो कोर गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन को आपको समझना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, इस क्लासिफिकेशन को आपको समझना पड़ेगा कि एक तो कोर जॉब्स होती हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की होती हैं, और दूसरी होती हैं पीएसयू या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की। इनकी तैयारी में भी आपको डिफरेंस रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी जो होती है वैकेंसी अलग अलग होती हैं। जैसे एसएससी का एग्जाम होता है वो 10th लेवल पे होता है, 10+2 पे होता है, और फिर ग्रेजुएट लेवल पे होता है। तो पैटर्न इसका एक ही होता है, लगभग ऑलमोस्ट पैटर्न सेम होता है, बट स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ऐसे ही करके अगर आप ओटीए की बात करो, तो ओटीए में जो स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा अलग तरीके का होता है। ओटीए भी जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन पे ज्यादा ध्यान देता है, और पीएसयू में तो बेटा कॉम्प्रीहेंशन बहुत जरूरी है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब आप समझ लो कि 1500 से 2000 वर्ड का तो आपको आराम से एक पैसेज आता है। उस 1500 से 2000 वर्ड के पैसेज को जब आप पढ़ लोगे, उसको तभी आप एक्सप्रेस कर पाओगे, अदरवाइज उसको एक्सप्लेन करना बहुत दिक्कत होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी के बारे में ही बात करते हैं, और एसएससी का जो टीयर 1 होता है, यानी शुरुआती जो फेज होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस मैंने निकालने की कोशिश की है, 2021 का होगा सिलेबस। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि जो कोर गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें 4 सेक्शन तो होते ही हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं क्वांट या मैथमेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, एक ये पार्ट होता है। इसके साथ में रीजनिंग होती है। थोड़ा थोड़ा मैं ओवरव्यू आपको सबके बारे में दे रहा हूँ। अब रीजनिंग में भी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो लिंग्विस्टिक बेस पे होते हैं, यानी कि उनको अगर आपका लैंग्वेज स्किल अच्छा है और आपकी थिंकिंग रैशनल है, लॉजिकल है, जिसको आप बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट जो होता है, वो पूरा का पूरा आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल पे डिपेंड करता जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें जैसे सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, या और कई तरह की चीजें होती है, उसमें आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका अच्छा है तभी आप उन चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप बांट लीजिए अलग अलग। 1 घंटे में यहाँ पे 100 सवाल होते हैं, 1 आवर 100 क्वेश्चन, और हर एक सेक्शन में पास होना भी जरूरी रहता है इसमें। ठीक है, तो 25 सवाल आपके आगे, 25 में से आधे मान लो मैथ्स, आधे मान लो रीजनिंग। फिर आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की तो देखो ना शुरुआत है ना अंत है, जो कुछ है वो सब कुछ जनरल अवेयरनेस से पूछ लिया जाता है। जनरल अवेयरनेस में आपका, इसमें भी अगर आप देखें तो 2 पार्ट हो जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक जो होता है आपका पार्ट जीए में अगर देखेंगे तो एक सबसे पहले आपका होता है ट्रेडिशनल वाला, जिसमें आपका अप टू 10th तक का पूरा साइंस और ह्यूमैनिटीज का पूरा सिलेबस आता है। उसके अलावा करंट अफेयर्स आते हैं, और अपने आप में करंट अफेयर्स को तैयार करना ही बहुत बड़ी महाभारत है, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और जैसे जैसे एग्जाम्स का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो उसमें और क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। बट एसएससी में क्या होता है, जो करंट अफेयर होते हैं, करंट जो होता है उसको ठीक ठाक रखा जाता है पेपर में, बहुत ज्यादा करंट अफेयर नहीं आता। अगर आपको ट्रेडिशनल आपका बेस स्ट्रॉन्ग है साइंस में, और आपको ह्यूमैनिटीज के हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारी की सारी चीजें अगर क्लियर है तो इतना दिक्कत नहीं होता, करंट अफेयर की इतना ज्यादा वेटेज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 25 में से जो है आधे क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस में आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपका बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बेस स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि आपको हर चीज के बारे में एटलीस्ट थोड़ा इन्फॉर्मेशन हो, ये सारी के सारे टॉपिक को आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ लिया। ठीक है, अब आता है इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये तो जैसा नाम से ही कह रही है पूरी तरीके से मैथमेटिक्स पे ही बेस्ड है। और जो ये मैंने बोला था जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की खाली रीजनिंग पे ही बेस्ड है, बट जैसा मैंने आपको बताया इसमें भी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी जाते हैं। बट यहाँ पे पूरा का पूरा जो होता है, ज़्यादातर जो केस होता है वो आपका मैथमेटिक्स पे ही डायरेक्टली डिपेंड होता है। 10th तक की मैथ्स आती है, बट 10th तक में जो है ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन का पार्ट भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर आता है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का।
25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसमें। 25 मार्क्स में से अगर सिंसियरली आप लोग ढंग से पढ़े, अगर आप पिछले 10 to 20 ईयर्स के पेपर सॉल्व करें एसएससी के, तो कई क्वेश्चन आप उसमें रिपीट पाएंगे। और इंग्लिश का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन हो सकता है, एसएससी में खाली मैं बात कर रहा हूँ, नॉट इन बैंकिंग, एसएससी में अगर आप ढंग से चले तो आप 25 में से बहुत आराम से 15 से 20 नंबर ला सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मेरा सब्जेक्ट है, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एसएससी की इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है, वो थोड़ा सा समझने में आसान होता है। जबकि बैंकिंग की जब आप बात करेंगे तो बैंकिंग में स्टैंडर्ड इतना आसान नहीं होता कि आप उसको बड़ी आसानी से कर पाए। ठीक है, तो ये चीजें कुछ हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। इतना क्लियर है आई होप। और यही चारों सब्जेक्ट जो होते हैं आपके लगभग हर एग्जाम में ये चारों के चारों पेपर आते हैं। बस इतना डिफरेंस होता है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भरेंगे तो ये सारी चीजें तो उसमें आएंगी ही आएंगी। स्टेट गवर्नमेंट का जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड गवर्नमेंट होगी, यूपी गवर्नमेंट होगी, जो भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें ये 4 सेक्शन तो रहेंगे रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक स्टेट के ऊपर जीएस होती है, स्टेट का करंट अफेयर होता है, ओके, स्टेट का करंट अफेयर होता है, और फिर स्टेट के अलावा उस स्टेट की एक जो लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी है, इसका पेपर बड़ा तगड़ा बनाते हैं ये तो स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों के ऑलरेडी 4 अच्छे हैं तो उनको किस तरह से आप वो करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट में हिंदी, स्टेट का जीएस जो होता है, इस पे ज़्यादा थोड़ा सा आपको फोकस रखना पड़ता है। तो ये मैंने पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको बता दिया एसएससी के अकॉर्डिंग। एंड अगर आप एसएससी का ढंग से प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाली नहीं। ओके, तो ये एसएससी का सिलेबस टीयर 1 का है। नाउ इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश के सिलेबस में देखिए, करेक्ट इंग्लिश का यूसेज आपको आना चाहिए। ठीक है, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन। अब बेसिक कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि मान लो 10 to 15 सेंटेंसेस आपसे पूछे और उनके ऊपर आपको मान के चलो कभी 3 कभी 5 क्वेश्चन आते थे ये सॉल्व करने के लिए। वही दूसरी तरफ आप देखो 1500 से 2000 शब्द का आपको एक पैराग्राफ दिया गया और उसमें आपसे 15 क्वेश्चन पूछ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका वेटेज भी बढ़ गया और मार्क्स भी बढ़ गए। कितना डिफरेंस आ गया आपको देखो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है। उसके अलावा आपने कुछ चीजें देखी जाती है जैसे फ्रेजेस एंड इडियम्स है, इसमें आपने बहुत ज्यादा नहीं करना है, पिछले पेपर उठाने हैं, उनको सॉल्व करना शुरू करना है। जितने फ्रेजेस एंड इडियम्स याद हो पाएंगे उतना अच्छा है। अदरवाइज फ्रेजेस एंड इडियम्स में क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो उनको सॉल्व करने में दिक्कत ज्यादा नहीं आती। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये भी प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। यानी आप पिछले 20 साल के पेपर उठा लो, किरण पब्लिकेशन की 1999 से अभी तक जितने एसएससी के पेपर हुए, जितने भी पेपर हुए, उनकी सब्जेक्ट वाइज बुक आती है, वो बुक आप ले लो, वो उसे सॉल्व कर दो, आप फिर देखो जीते हो जाओगे बिल्कुल, और आप तो लेडी जीता होगे। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। सेंटेंस करेक्शन है, एरर स्पॉटिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, स्पेलिंग करेक्शन है, लगता आसान है, ये भी डिफिकल्ट होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा नंबर का नहीं आता, 3 से 5 नंबर का आता है। ओके, सिनोनिम एंटोनिम याद होंगे या याद नहीं होंगे, वोकैबुलरी पे ध्यान देंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव पैसिव इसके भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 to 5 क्वेश्चन करेक्ट आ जाते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, ये आपको तभी पता होगा जब ग्रामर आपको प्रॉपर पता होगी कि नाउन कहाँ पे आएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो फिर आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, नाउन कहाँ आएगा, प्रोनाउन कहाँ पे आएगा, इसका एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम आपको पता होगा तो भी आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, और सेंटेंस और क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट भी बहुत होता है, 5 नंबर का ही आ जाता है सीधे। ठीक है, तो एसएससी का पेपर की पूरी तैयारी होती है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके। एसएससी की इंग्लिश में इट इज गारंटीड कि 15 से 20 मार्क्स आपके आएंगे। कुछ नहीं करना, पिछले साल के पेपर उठा के सॉल्व कर लो। जबकि बैंकिंग में ऐसा नहीं है, बैंकिंग में आप कुछ भी तैयारी कर लो, इट्स वेरी मतलब इट्स समथिंग लाइक कैट। जैसे कैट का एग्जाम होता है जो पूरी तरीके से आपकी वर्बल एबिलिटी पे डिपेंड होता है, वो कुछ उस तरीके का होता है। तो सबसे मेन मैं इसीलिए सबसे पहले बच्चों को बोलता हूँ कि यू हैव 2 ऑप्शन, एसएससी एंड पीओ और क्लर्क।
This is far more better option than this. Rather, if you are good, you can go for OT and assistant commander. This offer is far more better. Here you will get class 2, or you can say grade 2 and grade 3 job, and here you will direct get grade A officer 1, क्लास 1 ऑफिसर, ग्रेड ए ऑफिसर, ये आपको रैंक इसमें, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आप लोगों के लिए होते हैं। इतना क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? इसका मैंने आपको पूरा का पूरा मंत्र बता दिया। इसका एक ही मंत्र है कि आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने, पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने। जितना आप इस पे ध्यान देंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर जितने अच्छे से आप सॉल्व करेंगे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। आप बड़े आराम से एसएससी का एग्जाम निकालेंगे। क्योंकि आप ये देखो ना, आप ही नहीं भर रहे उसमें, इसका पेपर शुरू होता है 10th लेवल से। ओके, 10th लेवल से शुरू होता है, तो एक 10th का बच्चा उस एग्जाम को निकाल सकता है। आप तो अब ग्रेजुएशन करने वाले, ठीक है। एंड दिस इज, आई वुड से कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स as far as career is concerned, as far as growth is concerned. I believe SSC is one of the best option, ठीक है। By doing calculated efforts, you can easily secure a good career. So this is all about SSC. Now let's move forward. कुछ ही एग्जाम के थ्रू मैं आपको पूरा एग्जाम्पल देके समझा दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं CDS की। CDS या लड़कियों के लिए OT है, हम इसमें समझ सकते हैं। इसका भी सिलेबस क्या होता है देखो, सिनोनिम एंटोनिम आता है इसमें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, पर इसमें कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो, मतलब 25 में, जैसे मान लो आप 100 मान लो, तो 100 में से कॉम्प्रिहेंशन कितना आता है, ग्रामर कितना आता है। कुछ क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो वोकैबुलरी बेस्ड होंगे। सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स, होमोफोन्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। नाउ वोकैबुलरी, या तो देखो आप, एक तरीका है कि आप अपना रूट वर्ड्स उठाओ एक एक, और रूट वर्ड्स को पढ़ना शुरू करो, रूट वर्ड्स को समझो, याद करो, उनका यूज करना शुरू करो, ऐसे होगा। दूसरा क्या होगा, आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग एंड नोट मेकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग, तो इट इज सर्टेन कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं होगी। एंड आई एम नॉट रेफरिंग टू इंग्लिश ओनली, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी लैंग्वेज यू आर गोइंग, ठीक है। हिंदी में भी अगर आप अच्छी रीडिंग नहीं करते हैं, तो फिर आपको अपना जो वोकैबुलरी है वो बहुत अच्छी होने वाली नहीं, ठीक है। तो लैंग्वेज में देखो 3 चीज हो जाती हैं, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैबुलरी। 3 स्किल होता है जिनको आपको डेवलप करना है। ग्रामर का मैंने आपको बता दिया। ग्रामर का बेसिक करने के लिए आप नेट का यूज कर सकते हैं। मेरे 24 वीडियोज हैं जो खाली ग्रामेटिकल एरर्स के ऊपर ही बेस्ड है। एरर्स जो होता है ग्रामर में, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। 24 वीडियो में पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आपको सारी चीजों से पता चल जाएंगी बेसिक्स लेवल से, ठीक है। फिर आपका होता है दूसरा स्किल, प्रैक्टिस। कुछ मत करो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, यूजुअली इट इज बिलीव्ड इन साइकोलॉजी दैट फीमेल जो होती है उनका लिंग्विस्टिक्स पार्ट जो होता है ना, या लैंग्वेज जो होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड होता है। कम्युनिकेशन, लैंग्वेज स्किल उनका डेवलप होता है, तो उनको इंग्लिश में स्कोर करना कंपैरेटिवली इजी होता है लड़कों के मुकाबले, ठीक है। तो इस चीज़ को, एडवांटेज को आप अपने लिए फ़ायदे में उठाएं और इसको यूज़ करना शुरू करें। तो सिनोनिम, एंटोनिम हो गए, वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज हो गया। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज देखो, ग्रामर की नॉलेज और प्रैक्टिस, इसमें 2 चीज़ें चाहिए। ग्रामर आपको ढंग से आनी चाहिए, और फिर आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस तो आपका अगर आप ढंग से करें तो 3 से 6 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। इंग्लिश में अगर आप ढंग से करें 3 से 6 महीने में आपका सिलेबस खत्म है। बट इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी चाहिए। वोकैबुलरी बढ़ानी है तो ऐसा नहीं है, जितना आप उन वर्ड्स में रहेंगे, उन वर्ड्स को यूज करेंगे और वर्ड्स को सुनेंगे, तभी आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। अदरवाइज वोकैबुलरी इंप्रूव करने का और कोई तरीका नहीं। स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस बेस्ड, सेलेक्टिंग वर्ड्स, सब कुछ ये प्रैक्टिस बेस्ड होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी कुछ स्ट्रेटेजी बनानी होती है इसमें, तो उस स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात कर लेंगे। वो स्ट्रेटेजी मैं आराम से लास्ट में डिस्कस करूंगा। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग एग्जाम में कितना डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। 2 एग्जाम हमने डिस्कस कर लिए। अब लेट्स टॉक अबाउट द 3rd एग्जाम।
लेट्स टॉक अबाउट दिस ओनली, पीओ एग्जाम्स। लेट्स टॉक अबाउट पीओ एग्जाम। ठीक है, पीओ पता है बच्चे आपको क्या होता है? पीओ, बैंक पीओ इज और असिस्टेंट मैनेजर, प्रोबेशनरी ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर, ये ग्रेड होती है। तो शुरू में आप पीओ होते हैं, कुछ टाइम बाद आप असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। इसमें देखो क्या चीजें आती हैं, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और यहाँ पे भी कई बार ऐसा होता है, जैसे एक बार मैंने भी एग्जाम दिया था पीओ का, तो उसमें कोर इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट उठा के मेरे को दे दिया गया। मेरे को क्या मतलब, उस पेपर में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रखा था और उसमें जहां तक मुझे याद है 15 से 20 नंबर का पूरा पेपर वही था। अब जिसको इकोनॉमिक्स के टेक्निकल वर्ड नहीं पता या इकोनॉमिक्स के बारे में जैसे एबीसीडी भी नहीं पता, वो इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया 1500 से 2000 वर्ड का होता है। बच्चे पढ़ने में इसमें टाइम लगा देंगे अपना पूरा, तो आंसर कैसे रुकेंगे? वो में एक सही अप्रोच क्या होती है, इसमें किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आज आपको, बेसिक सा बताऊंगा। बट ये ध्यान रखिए कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही सामने आती है कि इसमें बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, तो आपको अपना रीडिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंटली इम्प्रूव करना है। रीडिंग अगर इम्प्रूव होगा तभी फायदा होगा। और आजकल की डेट में क्या हो गया, मोबाइल आने के बाद से हम मैसेज वगैरह तो पढ़ते रहते हैं। इवन मैं खुद अपनी अगर बात बताऊं तो टेक्स्ट पे प्रेफर करता हूं बनिस्बत किसी को कॉल करने के, क्योंकि टेक्स्ट का क्या होता है, एविडेंस भी रह जाता है ना कि हमारा जो कम्युनिकेशन हुआ, एटलीस्ट वी हैव दैट एविडेंस। तो मोबाइल के आने से रीडिंग स्किल आपका बढ़ना चाहिए, ठीक है। बट फिर वही बात है कि रीडिंग का आपका सोर्स क्या है। अब चंपक उठा के पढ़ेंगे, देयर वाज अ विलेज, इन द विलेज देयर वाज अ मैन नेम्ड रामू। तो बेसिक में मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेसिक के लिए सही नहीं है, बेसिक के लिए वो बहुत अच्छा है, बट अगर आप उसी में उलझे रह गए तब आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। इसी से मिलता जुलते दो और चीज होती है, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक में क्या होता है कि जो सेंटेंसेस होते हैं उनको रीअरेंज करना होता है, सेंटेंसेस जम्बल्ड अप होते हैं, उन्हें रीअरेंज करना होता है। इसकी ट्रिक्स होती हैं, पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट दोनों की ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट आने वाले लेक्चर्स में शेयर करूंगा। पहले अभी अब बेस चीजों को हम कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपने ये कर लिया तो आपका मेजोरिटी ऑफ द पार्ट हो गया। पर आप ये ना मान के चलें कि आप इसे इजीली कर लेंगे, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो सही लगते हैं। ABCD भी सही लगेगा और मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन कैसे आते हैं, ACDB और AD, बीच में ये कर देंगे, कुछ और इस तरीके से कर देंगे, जैसे समझ लेते हैं इसको एक ACBD, ओके। इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस आपको इतना तो पता चल जाएगा कि मेरे हिसाब से ये फर्स्ट होगा, ये लास्ट होगा। तो 4 में से 3 ऑप्शन में वही आपको चीज मिलेगी। मतलब इनका ये है कि आपका टाइम कितना ज्यादा कंज्यूम कर लिया जाए इसी चीज में। बट ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपने ये कर लिया तो सीधे आपको 15 से 20 नंबर की बढ़त मिलती है। तो ये पूरी तरीके से आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है रीडिंग। और रीडिंग में भी आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट्स। इसीलिए मैं कहता हूँ जीएस पे फोकस दो। जीएस पे फोकस करोगे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता रहेगा। तो जीएस में जब इंटरेस्ट आएगा पढ़ना शुरू करेंगे, जब पढ़ना शुरू करेंगे तो फायदा बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ पे वोकैबुलरी भी आती है, ठीक है। वोकैबुलरी में क्या होता है कि जैसे आपको पैराग्राफ दे दिया, उसमें भी 3 से 4 नंबर का जो होता है वोकैबुलरी आ जाता है, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन, मिसलिनियस, एरर, फिर एक अगला पार्ट आता है, ये ग्रामर के ऊपर पूरा बेस्ड होता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी ग्रामर के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये चीजें तो आप आराम से कर सकते हैं। बट जो बैंक एग्जाम की सबसे मेन हर्डल है या सबसे मेन टेस्टिंग वाला पॉइंट है, वो है आपका रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन आपका स्ट्रांग है, आप आराम से एग्जाम निकाल लेंगे। और अगर ये नहीं है स्ट्रांग तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। देखो इसमें ये भी देख लो, 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 20 मिनट का टाइम होता है, 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स। तो यहाँ पे तो आपको ना देखते ही बताना होता है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छूना है, कौन सा मुझे नहीं छूना।
पर अगर आप मानो 30 में से 15 नंबर, 30 में से 15 नंबर यानी 50% पेपर ही कॉम्प्रिहेंशन पे भेज दे तो क्या छोड़ोगे आप और क्या करोगे? ठीक है, क्योंकि ग्रामर में आपने करा, स्पॉटिंग एरर करा, इडियम्स एंड फ्रेजेस करा, 100% तो श्योर नहीं हो सकते ना इसमें कि सही है। सबसे खतरनाक चीज है नेगेटिव मार्किंग। कई बार ऐसा होता है जो बच्चा छोड़ देता है वो क्वालिफाई कर जाता है, और जो रिस्क ले लेता है उसका सिलेक्शन होने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। देखो 0.25 मार्क कट जाएगा आपका, ये नेगेटिव मार्किंग से। आप तो ओटीए में भी ये शुरू हो गया, शुरू में ओटीए में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब ओटीए में भी शुरू हो गया। तो ये सिनेरियो आपको समझ आ गया बच्चों पूरी तरह से? कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत है? ये समझ आ गया? हाँ, कुछ पूछना? वो मैं अभी बताता हूँ, उसकी स्ट्रेटेजीज मैं बताता हूँ, पहले आप थोड़ा सा पेपरों को समझिए। ठीक है, अभी बताता हूँ। अब देखो, जैसे मैंने आपको कहा इसमें 30 नंबर है, 30 नंबर में से सीधे 10 से 15 नंबर कॉम्प्रिहेंशन के हैं। क्लोज टेस्ट भी जो होता है ना वो कॉम्प्रिहेंशन स्किल पे डिपेंड करता है, वो भी रीडिंग पे डिपेंड करता है। ये हो गया आपका एरर सॉल्विंग, चलो मैं मानता हूँ हो गया। पैराग्राफ सेंटेंस करेक्शन भी आपकी रीडिंग स्किल पे ही डिपेंड करता है, इसमें रीडिंग और ग्रामर दोनों आ जाता है। ठीक है, पैराजम्बर्स पूरी तरीके से आपकी रीडिंग स्पीड और ग्रामर की नॉलेज पे है, ये 5। ठीक है, जम्बल्ड सेंटेंसेस जितना तेजी से पढ़ पाओगे, एक सेंटेंस को कितनी बार पढ़ोगे आप, एक सेंटेंस को पढ़ के जितना जल्दी आपका माइंड काम करेगा वो हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, वोकैबुलरी चलो कोई बात नहीं 5 नंबर की है, ये तो देखो मतलब जरूरी नहीं है कि आप कितना भी पढ़ लो वो आएगा ही आएगा। पूरी 100% वोकैबुलरी तो किसी की नहीं हो सकती, बट ये है कि जितना ज्यादा हो सकता है उतना आप करने की कोशिश करें। तो देखो 15 और 10 25, मतलब आप मानो कि अगर आप कुछ ना करो सिर्फ ये करो, 30 में से आपका लगभग 15 से 20 नंबर सिक्योर हो जाएगा, सिर्फ अगर आपकी रीडिंग की स्पीड तेज है, तेजी से आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, तो 15 से 20 नंबर आपके हो गए। और 15 से 20 नंबर का मतलब आप समझ दो, कई बार ऐसा होता है कि इसमें जो मेरिट होती है वो 1 नंबर 2 नंबर तक भी जाती है। एक बार एसबीआई की मेरिट जो थी मैथ्स की वो 0 पे गई थी। तो क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते, आपको जो ऑप्शन लग रहा है ना आपके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ यही होगा, बट बाद में पता चलेगा ये नहीं है। और ये चीज देखो पूरी तरह से डिपेंड है आपकी प्रैक्टिस पे। SBI PO एग्जाम इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, तो इसको बिल्कुल हल्के में न ले आप। और अगर आपका देखो वोकैबुलरी और रीडिंग अच्छा है तो फिर आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं बड़ा आराम से। कैट की भी तैयारी कर सकते हैं। कैट में भी अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आपको एक अच्छा करियर बना से कोई इजीली नहीं रोक सकता। तो कैट की भी आपकी इसमें तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है। ये सारा का सारा सिनेरियो है आपका एग्जाम का। ठीक है, अब हम बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम की। असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में क्या होता है कि एक तो नॉर्मल आपका इंग्लिश का पार्ट हो ही गया, उसके अलावा 200 मार्क्स का अलग से होता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होता है, ये रिटर्न पेपर होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, और यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एस से आता है, ठीक है, 80 मार्क्स का 200 में से। ठीक है, नरेटिव फॉर्म में इसका आंसर देना है। लैंग्वेज आप इसमें हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आता है, एक टॉपिक आता है जिसमें आपको आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को चेक किया जाएगा। ठीक है, ये इसी में होता है, ऐसे में यही होता है कि इन सारे टॉपिक्स पे से आपके बारे में आ जाएगा, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल पे ज़्यादा एम्फेसिस ये लोग करते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, यानी कि पूरा का पूरा यूपीएससी वाला पैटर्न है। और असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है। फिर इसमें सेकंड पार्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन एक आता है, कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इंग्लिश में ही होता है। ठीक है, ये इंग्लिश में ही होता है खाली ये वाला पार्ट। प्रेसी राइटिंग और लैंग्वेज को चेक करने के लिए अलग तरीके से इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी राइटिंग मतलब संक्षेप में अपनी बात को बताना, प्रेसी राइटिंग या प्रेसाइज राइटिंग बोलते हैं इसको, ये चीज होती है। ठीक है,
ये आपके सिलेबस में भी होता है जब आप ग्रेजुएशन में करते हैं, तो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आपके रेसी राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। सिंपल ग्रामर यानी बेसिक सी ग्रामर आपसे पूछी जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर, जो काफ़ी डिफरेंट होता है। मान के चले एसी और ओटीए का पेपर ऑलमोस्ट सेम होता है, कंडक्ट यूपीएससी ही करता है, और सिविल सर्विसेज के नीचे का ये टॉप एग्जाम, यानी अगर आपने इनकी तैयारी ढंग से करी तो आप सिविल सर्विसेज में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, तो ये है सारा का सारा सिस्टम। तो मैंने कुछ एग्जाम्स के थ्रू आपको बताया कि इंग्लिश में कितनी वेरिएशन होती है। अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि हमको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको काम करना है अपने वोकैबुलरी पे। मैं एक एक टॉपिक उठा लेता हूँ। सबसे पहले चलो मैं ग्रामर के बारे में बात करता हूँ। ग्रामर में आपने क्या करना है, एक तो आपको बेसिक ग्रामर पता होनी चाहिए। बेसिक ग्रामर आपको पता है भाई, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सारी की सारी बेसिक चीजें आपको पता है। सेकंड इसमें होता है आपको एरर डिटेक्ट करना आना चाहिए। एरर को डिटेक्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर पेपर आप जितने सॉल्व करेंगे और जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। पर पहले आप बेस बना दो, ठीक है। बेसिक ग्रामर और एरर डिटेक्शन के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, ये यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छे अच्छे जो है चीजें मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। पर हमको यहाँ पे ग्रामर का जो है ना, वो बहुत ज्यादा बेसिक नहीं पढ़ना, हमको एरर पे ज्यादा फोकस रखना है कि जो चीजें सही नहीं है उनके ऊपर हमको इसमें ध्यान देना, ठीक है। तो ये तो एक पार्ट हो गया आपका इसका। सेकेंड पार्ट में हम आते हैं। सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को देखो बढ़ाने का सबसे ट्रस्टेड तरीका तो होता है रीडिंग। रीडिंग भी आपने कैसे करनी है, रीडिंग का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को रेफर करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन होते हैं, जैसे कि होती है मैगजीन होती है योजना, कुरुक्षेत्र, इस तरह की जो मैगजीन्स होती हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा पता चलेगा। CSR पढ़ लो, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, ये पढ़ना शुरू कर दो। बाकी करंट अफेयर्स जो होता है, करंट अफेयर्स की भी कई सारी मैगजीन्स आती हैं, कोशिश करो करंट अफेयर्स को आप इंग्लिश में पढ़ो। हाँ, द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इसको आप पढ़ेंगे। और अगर आप देखिए, खास तौर से मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक टाइम्स जरूर पढ़ेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ मैंडेटरी थिंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, बिकॉज बैंकिंग इज ऑल अबाउट फिनेंस एंड इकोनॉमिक। सो अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको एक यू सी कि आपका ना एक कह सकते हैं प्री कंडीशनिंग हो जाती है माइंड की, कि एक्चुअली हो क्या रहा है चीज़ें, ठीक है। हमको कोई भी आप एम्प्लॉयमेंट में अगर आप जाएंगे तो हमको वो बंदा चाहिए जो मार्केट को, ये सिस्टम को समझता हो। उस सिस्टम को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ना शुरू करें। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जिनसे हम पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी की सारी आपको बहुत डिटेल में इकोनॉमिक टाइम्स में मिलेगी, ठीक है। तो ये तो वोकैबुलरी का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसका हो गया, आप रूट वर्ड्स देखें और रूट वर्ड से इंग्लिश को समझने की कोशिश करें, ठीक है। और इसमें कुछ बुक्स भी होती है, उन बुक का आप सहारा ले सकते हैं, जैसे नॉर्मन रोइस की बुक है, ठीक है, उनकी बुक को आप यूज कर सकते हैं। इंग्लिश मैं आपको उसका जो है लिंक वगैरह सब मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। रूट वर्ड्स आपको पता होने बहुत जरूरी है, क्योंकि रूट वर्ड अगर आपको पता है ना, तो वर्ड्स को आप इजीली गेस कर पाओगे। रूट वर्ड क्या होते हैं, जैसे बेसिक वर्ड होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझो, जैसे एक वर्ड हमारे पास है, सपोज मैं बोलता हूँ एंथ्रो। एंथ्रो एक वर्ड है, तो एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन। तो जहाँ पे भी एंथ्रो वर्ड आएगा आपको पता चलेगा भाई कुछ ना कुछ तो ह्यूमन से रिलेटेड है। तो ह्यूमन से रिलेटेड है तो आप उस चीज को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे हाइड्रो या हाइड्रा वर्ड है, ये क्या है, पानी से रिलेटेड है। तो जहाँ पे भी ये वर्ड आ गया आपको पता चल गया कि पानी है, उससे रिलेटेड किसी चीज के बारे में बात होती है। तो ये होता है, एक तो आप रीडिंग करो, दूसरा आप रूट वर्ड्स की नॉलेज इकट्ठी करो, और तीसरा इसमें भी होता है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और मॉडल पेपर सॉल्व।
जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना अच्छा है। और अगर आपका वोकेबलरी वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, बेसिक वाला, तो एसएससी आपके लिए फिर चुटकियों का खेल हो जाएगा। क्योंकि एसएससी में जो होता है कई बार रिपीटेड चीजें जो होती है वो पूछी जाती है, ठीक है। तो वोकैबुलरी को तैयार करने का तरीका है, मैंने आपको बता दिया, रूट वर्ड्स पता होने चाहिए, फिर आपको खूब सारी रीडिंग करनी है, अच्छे सोर्सेज को यूज करना है, और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 टॉपिक तो मैंने इसमें कवर कर लिए, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया। अब और क्या टॉपिक बचा इसमें हमारे पास में? एक कॉम्प्रिहेंशन बचा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बचा। और कॉम्प्रिहेंशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। जब आपके ये दोनों स्ट्रांग होंगे तभी आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी रीडिंग की स्पीड। दूसरा होता है कि आप कितनी जल्दी नॉलेज को एसिमिलेट कर लेते हैं, कितनी जल्दी आप उन चीजों को समझ जाते हैं और उनके ऊपर एक्शन ले पाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन को भी तेज करने का सबसे अच्छा तरीका रीडिंग ही होता है, और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, यही चीज। बस आपको अपने आप को उस एग्जाम के हिसाब से फिट करना होता है, ठीक है। रीडिंग करो, खूब रीडिंग करो, अच्छी रीडिंग करो, और फिर ना प्रेसी राइटिंग शुरू करो, प्रेसी राइटिंग शुरू करो। क्योंकि अगर आप प्रेसी राइटिंग नहीं करोगे तो फिर ये पता नहीं चलेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कितनी समझ में है। तो यानी कि प्रेसी का मतलब हो गया बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके उसको थोड़े से शब्दों में एक्सप्लेन करना। तो प्रेसी राइटिंग आप प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग खूब सारी करेंगे, तब आपका जो होता है रीडिंग का पार्ट मजबूत होता है। और ये तीनों की तीनों चीजें मिलके ही हमारा पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस बनाता है। तो ये सिर्फ आज जो हमने क्लास ली थी ये गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में ली थी। अभी आइलेट्स टोफल क्या होता है या फिर और कोई एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक थोड़ा सा रिकैप मैं आपको और करा देता हूँ चीजों के बारे में। रिकैप क्या था कि गवर्नमेंट सेक्टर में जब हम तैयारी करेंगे तो एक तो कोर जॉब्स होंगी और दूसरी हमारी होंगी पीएसयू की जॉब्स, ठीक है। मैटर क्या क्या चीजें करेंगी लैंग्वेज में? 3 चीजें मैटर करेंगी, एक कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा ग्रामर, और तीसरा पार्ट आपको मैंने क्या बताया? वोकैबुलरी। फिर वोकैबुलरी को कैसे तेज करना है, ग्रामर को कैसे करना है, और कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब तक इसमें कोई डाउट आपको लगा तो मुझे बताइए। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट पीएसयू में ज्यादा होता है, ठीक है, कोर सेक्टर में ग्रामर और वोकैबुलरी ज्यादा।